बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद सैफ़ी है और मैंने यूनानी मेडिसिन सर्जरी से इंडिया से ग्रेजुएशन किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद एनडी की अमेरिका से, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथिक मेडिसिन कैलिफोर्निया से, और उसके बाद 9 साल फिर हॉलीवुड में प्रैक्टिस की और फिर अल्लाह सुब्हान करीम यहाँ लेकर आ गए दुबई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ क्लिनिक है, मेरा क्लिनिक नहीं है, मैं काम करता हूँ, एक ग्रुप है बिलहासा ग्रुप, उसके साथ में। और अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक पर हम लोग कुछ रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं बायो रेजोनेंस थेरेपी के ऊपर और बायो एनर्जेटिक मेडिसिन के ऊपर, और जर्मन से हमारा एफिलिएशन है, कुछ उनके इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, और अपनी प्रैक्टिस भी है, साथ में हिजामा भी है। मेरी एक्सपर्टीज़ हैं सिंड्रोम एक्स, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस एंड डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, ये 3 चीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि इतनी एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में हो रही है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, और तो यकीनन जो ये चीज़ बताई जा रही हैं और मेडिकेशन है, और हार्ट डिजीज़ के लिए, कोरोनरी आर्टरी कंडीशंस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके ऊपर 100% रिलाई किया जा सकता है। यानी एक आम आदमी ये सोचता है कोई बात नहीं, अगर कोई तकलीफ़ होगी तो हमारे पास एक दवा मौजूद है, अगर कोई तकलीफ़ होगी तो हमारे यहाँ हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर खुल गया है और हार्ट स्पेशलिस्ट है वहाँ पर। तो इस तरह की एक जो हम लोगों की एक सोच है, देखें साइंस तरक्की कर रही है, हॉस्पिटल्स बड़े बन रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे खुल रहे हैं, लेकिन आप एक बात पर गौर करिए, क्या बीमारियाँ कम हो रही हैं? तो अब ये इस वक्त की जो बीमारियाँ हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ेस कम हो गई हैं, लेकिन इस वक्त की जो एपिडेमिक है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़ेस हैं, कैंसर्स हैं, डायबिटीज़ हैं, आर्थराइटिस हैं, थायराइड की कंडीशंस हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बीमारी तो बढ़ रही हैं। यानी आप देखेंगे 50-60 साल में डायबिटीज़ करीब 400 to 500% बढ़ चुकी है। इसी तरह से हार्ट डिजीज़ बढ़ चुकी हैं, कैंसर बढ़ चुका है, यानी थायराइड की कंडीशंस हो रही हैं, बच्चों में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ऑटिज्म हो रहा है। पहले यानी 1000 में एक को हुआ करता था, यानी चंद साल पहले की बात है, और अब देखें आप करीब 100 में एक को हो रहा है। तो ये मतलब ऐसी कौन सी चीज़ हो रही है? अच्छा, हम फिर भी अभी भी सोच रहे हैं कि भाई एडवांसमेंट हो रहा है, साइंस में तरक्की हो रही है, और हम इस बेफिक्री के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं समझ रहे। हम सोचते हैं कि भाई डॉक्टर की जिम्मेदारी है ना, तो भाई अगर ऐसी चीज़ होती तो फ़ायदा हो रहा होता, बीमारियां कम हो रही होती, है ना। ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये सोचना पड़ेगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, और इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये बीमारी बढ़ क्यों रही हैं। तो मैं आपको 2-3 चीज़ों में, बस इसको लेंथी डिस्कशन इंशाल्लाह नहीं है। तो देखें, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, कि मैं इसका स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ अभी, और लेकिन बस ये है थोड़ा सा 25 साल मुझे मरीज़ देखते हुए करीब। लाइफ स्टाइल ठीक करने की ज़रूरत है। जब हम लाइफ स्टाइल कहते हैं तो लाइफ स्टाइल से मुराद क्या है? एक बहुत बड़ी टर्म है लाइफ स्टाइल। देखें, खाना की तरतीब सही करना, दूसरा अपने नींद की तरतीब, सोने की तरतीब सही करना, तीसरा थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाना। ये मेन चीज़ है। थोड़ी एनवायरमेंटल है, पॉल्यूशन है, ये सब वो, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट मेन चीज़ इसके अंदर जो है, अगर हम जो करने की चीज़ है, जो हम कर सकते हैं हमारे बस में, अगर हम सिर्फ वो कर लें, बहुत फ़ायदा होगा। हम ये रोज़ाना हम देखते हैं, माशाल्लाह हमारे पास मरीज़ आते हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे मरीज़ हैं कि उन लोगों को डायबिटीज़ थी। इस मेरी बात को सुनकर डॉक्टर्स को थोड़ा सा ताज्जुब होगा, गौर से, यानी कि मैंने हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट भी करें, लेकिन कितने मेरे पास मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इनको डायबिटीज़ थी, अभी कोई डायबिटीज़ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है उन्हें, और हमने उनको ऑब्ज़र्व किया है ना। हम उनको हमेशा बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं किसी ने हमें 6 महीने के अंदर कह दिया, यानी कई साल हो गए हैं, और माशाल्लाह उनका HbA1c जो टेस्ट है 3 मंथ्स का जो रिकॉर्ड होता है, वो हम उनको करवाते हैं, फॉलो करते हैं। खुद मुझे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आपसे दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि आज से करीब 10 साल पहले तक डायबिटीज़ थी,
और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं, अल्लाह का एहसान है। तो तरतीब सही करने की ज़रूरत है। अच्छा, खाली इल्म से भी कुछ नहीं होगा, इल्म नॉलेज तो मुझे पहले भी थी, लेकिन अमल थोड़ा सा उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा कुछ चीज़ों के ऊपर, और अल्लाह से मांगना भी है इंशाअल्लाह, सदका कुरान भी है साथ में। तो अब इसमें करने की जो चीज़ें हैं, देखिए जैसे मैंने अर्ज़ किया, खाना, सोना और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी। अब उसमें तरतीब कैसे बनाई जाए खाने की? अब खाने के मुताल्लिक़ आप देखें, अगर आप जस्ट गूगल करेंगे तो आपको हज़ारों डाइटरी प्रोग्राम्स आपको डाइटिंग के प्रोग्राम नज़र आएंगे कि भाई आप ये खा लें। कुछ कहते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट खाते रहिए आप, कुछ कहते हैं भाई ये प्रोटीन डाइट खाइए, यानी एटकिंस डाइट, कितना भी प्रोटीन खाइए, कुछ कहते हैं बस सिर्फ फैट खाइए, है ना। तो अलग अलग मुख्तलिफ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब प्रोग्राम है, ये सही है नहीं है, काम नहीं करते। अक्सर प्रोग्राम ठीक हैं और काम करते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ थोड़ा सा, यानी उनको स्ट्रिक्टली एज रेकमेंडेड फॉलो करें, थोड़ी सी भी इधर उधर ना करें। उनके जिसने प्रोग्राम बनाया कुछ सोच के सारे प्रोग्राम की लेंथ, ड्यूरेशन, सब चीज़ सेट की हुई होती है, उसने फ़ायदा होता है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा प्रोग्राम डूएबल, सस्टेनेबल, जिसको हर आदमी कर सके, वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर पहले से इसमें रख दूँ कि कोई अगर दवाएँ लेता है पहले से तो दवा छोड़े नहीं सिर्फ मेरे इस डिस्कशन की वजह से। अपने डॉक्टर से यानी रब्ता करें, उसके साथ शेयर करें अपनी बातों को, और फिर देखें कैसे क्या करना है तरतीब, और डॉक्टर को फॉलो करें। यानी ये चीज़ें करने की ऐसा ही बिल्कुल इसको फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐसा नहीं कि फ़ौरन बस मेरे भी डिस्कशन सुना और अपने एकदम सब दवाएँ छोड़ दी, ऐसा नहीं। और दूसरा यह कि फाइनल डिसीजन मेकर तो अल्लाह ही है, अल्लाह से मांगना है। और मौत ज़िंदगी का मसला नहीं है, ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये भी खिलाफ सुन्नत नहीं है। बस कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मौत तो लिखी हुई है, तो ये सब इतनी परेशान होने की ज़रूरत क्या है ना। ये तरतीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। यानी रोज़ा रखा, खाना बहुत कम खाते थे, सिलेक्टिव खाने का अंदाज था, यानी हर चीज़ जो मिल जाए सब खा ली। फिर कलौंजी बताई, फिर ये बताया कि भाई अजवा खाओ, और हिजामा बताया। ये पूरी तरतीब मिलती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। और बल्कि हदीस का मफ़हूम है कि हुस्न तदबीर से बेहतर कोई अक्लमंद ही नहीं, है ना। तो अच्छी तदबीर इंसान को अख्तियार करनी है इंशाल्लाह। तो इस तदबीर में से कुछ चीज़ें हैं। अब खाने की जब हम बात करते हैं फूड, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर खाने में यह है कि खाने की क्वांटिटी कम की जाए। देखें कितना भी अच्छा खाना है, अगर ये मेरा देखिए रूल नंबर 1 है, इसको आप डिस्कशन तो और भी आगे कुछ चीज़ों का होगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन इस रूल को प्लीज़ जहन में रखिए और इसको मत बोलिए, यानी कि हर जगह अप्लाई होगा। खाने की क्वांटिटी कम हो। खाना हम कितना भी अच्छा खाएं, सुपर डुपर ग्रीन फ्रॉम रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा है इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, खाने की क्वांटिटी कम। देखें हमारी क्लास हो रही थी जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, तो हमारे प्रोफेसर दाखिल हुए हमारी क्लास में, और आते ही उन्होंने हमसे कहा कि सब स्टूडेंट्स ऐसे करें, ऐसे यूँ करके, आप लोग भी करिए ऐसे। 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसे। फिर उन्होंने कहा कि ये आपके यानी हर किसी शख्स का अपना मैदे का साइज़ है, ये यानी ये मेरे मैदे का साइज़ है, आपके हिसाब से ये आपके मैदे का साइज़ है। तो क्या मतलब इतना सा हम लोग खाते कितना, इतना सारा खाते हैं, है ना। तो हमारा एक स्टूडेंट है, उसने सवाल किया कि सर हम लोग तो ज़्यादा खाते हैं, पर जाता कहाँ है वो का। तो उन्होंने कहा कि हमारे ये जो गैस्ट्रिक पाउच है, मैदा है, ये स्ट्रेचेबल है, थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि स्ट्रेच तो हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं या एंजाइमेटिक जो सेक्रेशंस हैं वो लिमिटेड है, वो इस खाने के जो पाउच है ना उसके हिसाब से बने हुए। तो हम जब खाना ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा कि वो एंजाइम्स तो उतने लिमिटेड निकलेंगे, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, उसको पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें यानी इसका ख्याल रखना है कि इतने हमें खाना खाना है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं अभी थोड़ी सी जगह और छोड़ो। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई ये जो एंजाइम्स गिरेंगे जो उसको डाइजेस्ट करें खाने, वो भी तो इसी पाउच में करना है, तो लीव सम प्लेस फॉर दैट आल्सो, सम स्पेस। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा
कि नहीं अभी थोड़ी सी और जगह छोड़ो, इसलिए कि खाना ये इट्स लाइक ए चर्निंग मशीन जो घूमता है ना खाने से, थोड़ा सा इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं और उसको थोड़ा कहने उसके लिए थोड़ा तो रूम छोड़ो, एकदम टाइट हो जाएगा तो फिर कैसे, तो इस तरह उन्होंने कहा। तो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई कि आपने कहा पेट के 3 हिस्से करो, है मैं देख 3 हिस्से करो, तो वही वाली। तो देखिए अच्छा, कभी कभी मैं आपको एक और बात अर्ज कर दूं बीच में, एक बात याद आ गई कि कभी कभी अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आजकल तो सारे डॉक्टर बताते हैं खाने के बाद पानी नहीं पीना है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि आप पानी पिए, है ना। ये बल्कि ये तो नहीं कहा कि आप पिए, बल्कि हदीस का मफहूम ये है कि पेट के 3 हिस्से करो, बल्कि उससे पहले हदीस ये है कि इंसान की कमर सीधा रखने के लिए चंद लुक़्मे काफ़ी है, और यानी गोया अगर खाना ही है तो पेट के 3 हिस्से करो, उसमें एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ना है खाली। तो अब इसमें तो पानी में आ गया, और आजकल डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप पानी ना पिए। हम भी कई मरीजों को बताते पानी नहीं पियो भाई खाने के साथ। उसकी वजह क्या है? जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा एक मैदे का साइज है और हम लोग खाना ज़्यादा खाते हैं, तो ऑलरेडी ये जो मैदे का साइज है उसके कंपैरिजन में हमारी खाने की मकदार ज़्यादा है, एंजाइम उस हिसाब से कम निकल रहे हैं। तो पहले वो एंजाइम कम है इस खाने के मुकाबले में, तो पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप पानी और पी लें उसको तो फिर मज़ीद डाइल्यूट कर देंगे उसको, तो फिर इस खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब चूंकि लोग मानते नहीं है, खाना पूरा खाते हैं ज़्यादा, तो हम भी कहते हैं भाई खाना पानी नहीं पियो ताकि कॉन्सेंट्रेट तो कुछ हो। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पूरी तरतीब को, पूरी सुन्नत को ऐसे फॉलो करें, यानी खाना इतना कम खाएं, है ना। तो जैसे उन्होंने बताया इतना कम मैदा है, तो सोचें कितना कम खाना हो गया टाइम, उसको अगर आप फॉलो करें तो ये जो पानी है इट हेल्प्स। जो हमारी फिजियोलॉजी की किताब थी, मुझे याद है हम पढ़ रहे थे, तो उसमें डाइजेशन का जो चैप्टर था उसमें लिखा था वाटर हेल्प्स इन एसिमिलेशन ऑफ फूड, यानी पानी खाते वक्त थोड़ा पानी हमारा फ़ायदा करता है, एसिमिलेट करता है खाने को, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन चूँकि हम खाना ज़्यादा खाते हैं, उसकी मकदार ज़्यादा, इसलिए उस वक्त कहते पानी नहीं पिए। तो आपसे बजाय इसके कि हम ये कहें कि भाई पानी नहीं पिए और खाना कम ना करें, हम आपसे कहेंगे खाना कम करिए, ठीक है ना, इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले ये रूल था कि भाई खाने की मकदार कम की जाए। दूसरी चीज़ ये कि खाने की फ्रीक्वेंसी भी कम की जाए। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, है ना, 3 टाइम किसी, ना तो सुन्नत में मैंने कभी देखा, है ना, ना किसी मेडिकल साइंस में देखा कि 3 टाइम खाना हम लोग खाना खाएं। ये सब कमर्शलाइज क्रिएटेड चीज़ें हैं, हम लोगों ने अपनी बना ली अपने हिसाब से। 3 वक्त के खाने कभी नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और वाज़ेह कर दूँ, कभी कभी आप ये देख रहे होंगे आजकल ये प्रोग्राम बताते हैं, लोग कहते हैं भाई छोटे छोटे खाना खाओ, बहुत बार खाओ, 5 बार खाओ, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं। तो ये भी कभी कभी सवाल होता है कि भाई आजकल तो डॉक्टर्स भी ये बता रहे हैं, कभी कभी हम भी ये बताते हैं। उसकी वजह फिर वजह यह है कि देखिए ज़्यादा अच्छा तो यह है कि खाने आप 1 या 2 टाइम खाएं, ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो फिर हमको ये कहते हैं कि भाई ठीक है कि आप खाने की क्वांटिटी कम कर दीजिए, आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिए खा लेंगे। लेकिन अक्सर औकात ऐसा देखा कि जब आदमी मल्टीपल टाइम्स खाना शुरू करता है, 5 टाइम, तो बजाय फ़ायदे का नुकसान हो रहा होता है उसको, और बजाय वेट कम करने का और बढ़ गया सब। यानी अक्सर कुछ लोग कर लेते हैं प्रोग्राम को फॉलो। होता क्या है कि ये जो प्रोग्राम था वो टोटल ये था कि टोटल आपकी कैलोरी इंटेक को बढ़ाने के लिए नहीं कहा था, टोटल क्वांटिटी खाने की बढ़ाने के लिए नहीं कहा था, उसकी कैलोरी वैल्यू को, बल्कि ये कहा था कि जो खाना आप खा रहे हैं पहले उसको रेस्ट्रिक्ट करें कैलोरीज को, फिर उसको आप डिवाइड करें 5 बार में, यानी कि आप 24 घंटे का प्रोग्राम आपके सामने हो कि भाई ये हमारा खाना है, जो हम 24 घंटे में खाना है, और उसको हम थोड़े थोड़े डिवाइड करके अलग कर लें, फिर उसको हम खा लें उस हिसाब से, तो ठीक है ना। लेकिन ये भी प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं है जिस्म के लिए जितना अच्छा है कि आप कम वक्त खाएं खाना। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, अच्छा ये फ़ायदा क्यों करता है ये प्रोग्राम? वज़न कम करने के लिए 5 बार क्यों बताते हैं डॉक्टर? उसकी वजह ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो हर बार जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम पर लगाते हैं, क्योंकि खाना जैसे मंगे तब हमारी जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सो काम करेगा। यहाँ से पूरा सेक्रेशन अमाइलेज का शुरू हो गया, गैस्ट्रिक पाउच में गया, वहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने प्रोड्यूस किया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी शुरू हुई, पैप्सिन हो यानी सब प्रोटीलिटिक एंजाइम शुरू हुए। उसके बाद खाना ये डुओडेनम में नीचे गया, वहाँ से एंजाइमेटिक सेक्रेशन हो गया, बाइल इधर से बना, लिवर से, गॉल ब्लैडर से रिलीज हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन गया, वहाँ से बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट हुए, सक्कस एंटेरिकस और एंजाइम, फिर पैनक्रियाज ने एंजाइम्स को निकाले, इसके अंदर 3 होते हैं। तो ये सारे एंजाइमेटिक और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हुआ, उस पर एब्जॉर्प्शन का एक पूरी, तो ये इतना सारे काम हुआ तो हमारी बॉडी को कुछ तो इसमें एनर्जी
खर्च हुई, तो ये एनर्जी हमारे उस खाने से ही जाती है, ये हमारे जिसमें स्टोर्ड एनर्जी उससे जाती है। तो हम हर वक्त खाना खा रहे हैं तो हर बार में थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म हमारा हाई हो रहा है और हम खाने कुछ कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं काम करेंगे। लेकिन इससे अच्छा प्रोग्राम ये है कि अगर आप कर सकें, देखिए हर कोई नहीं कर सकता जो मैं बात बताना चाहता, अगर कर सकें खाने को रेस्ट्रिक्ट करिए और एक पीरियड ऐसा बढ़ाइए कि उस यानी मुद्दत में आप खाना ना खाएं, यानी कम से कम अगर हो सके 16 घंटे खाना नहीं खाना चाहिए, जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपने आजकल सुना होगा, या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ फास्टिंग, यानी ज़्यादा यानी तवील मुद्दत तक खाना इंसान रोज़ाना ना खाए, कम से कम 16 घंटे का कर सके। अच्छा देखिए, सुनने में बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर रोज़ा रखें तकरीबन 14-15 वैसे घंटे हो जाता है, तो मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ रोज़ाना रोज़ा रखिए, जुमेरात का पीर का रोज़ा है ऐसा कर लीजिए, उसको रख लीजिए, ठीक है। दूसरा ये आप रोज़ाना जो कर सकते हैं, मगर आपने रात को मिसाल के तौर पर 8 बजे खाना खाते हैं, उसको थोड़ा सा प्रीपोन कर लीजिए, 6 बजे खाना खा लीजिए। अब 6 to 6 मॉर्निंग 12 घंटे तो वैसे हो गए आपके। अब आप बजाय 8 बजे नाश्ता करने के, आप 10 बजे नाश्ता कर लीजिए, 16 घंटे हो गए। 6 to 6 12 आवर्स एंड अप टू 10 एक्स्ट्रा 4 कितने हो गए, 16 घंटे हो गए। रोज़ाना आप 16 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा होता है क्या, जब हम स्ट्रेस देते हैं यानी ज़्यादा देर तक नहीं खाना खाते तो बहुत फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि आमतौर से 12 से 13 घंटे में हमारी जो ग्लूकोज जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो ख़त्म हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, क्योंकि हम सो भी रहे होते हैं तो हमारी बॉडी तो काम कर रही है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा लिवर काम कर रहा है, पूरी मिलियंस ऑफ एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में हो रही हैं जो होती रहती हैं, वो सब चीज़ चल रही है। तो एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, वो तो कंटिन्यू है, हमारी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो ग्लूकोज ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अब हमारे पास एक स्टोर्ड एनर्जी होती है ग्लूकोज की फॉर्म, वो होती है मसल ग्लाइकोजन एंड लिवर ग्लाइकोजन की शक्ल में। तो बॉडी हमेशा उसको प्रिजर्व करना चाहती है, बॉडी उसको नहीं ख़त्म करना चाहती। तो फिर क्या होता है कि हमारी फैट मूव होना शुरू होती है। जो ये फैट है ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने खाना खाया, फिर खाना खाया, फिर खाना खाया, अब फैट को मूव होने का टाइम नहीं आता, हमेशा हमारे ग्लूकोज मिल रही है तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को रह रही है। बल्कि डायबिटीज़ होती किस वजह से, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारी कार्बोहाइड्रेट इनटेक अगर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो फिर होता क्या है, देखिए जब भी हम खाना खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स, मीठी जितनी भी चीज़ें, फलों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अभी हम जब कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, जिस तरह से प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट्स लिपिड में कन्वर्ट होती हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट सब ग्लूकोज में इनका सब एंड रिजल्ट, सुक्रोज हो, फ्रक्टोज हो, कोई भी शुगर हो, चाहे रोटी की शक्ल में अनाज हो, सबको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज स्पाइक बढ़ जाती है बॉडी में, नॉर्मल 80 to 120 है, वो बढ़ जाती है। तो अब क्या होता है कि इंसुलिन क्या करती है कि उसको मैनेज करने के लिए इस ग्लूकोज को, इसका यूटिलाइजेशन ये है कि ये ग्लूकोज मसल सेल में चली जाए। अच्छा, मसल इसकी लैंग्वेज, ये ग्लूकोज को, अगर ग्लूकोज जाएगी डायरेक्ट सेल्स तो वो उसको वेलकम नहीं करते हैं, मसल समझते हैं इंसुलिन की लैंग्वेज, तो उसके ऊपर इंसुलिन सेक्रेशन फॉर्म हो जाता है। जब इंसुलिन सेक्रेट होती है तो ये मसल के जो सेल्स हैं उनके लॉक को ऊपर खुलवाती है, फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। इस तरह से हमारे सेल्स इस ग्लूकोज का इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एटीपी है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, ये हमारी बॉडी को इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, विच इज़ फाइन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा मकदार में खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा, ओवरलोडिंग। तो फिर क्या होता है कि बार बार इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है, बार बार उसको दरवाज़ा खोलवा रही है। यानी अगर मिसाल के तौर पर आपका दरवाज़ा एक बार कोई नॉक करे, आप खोल देंगे, 2 बार नॉक करें, अब बार बार आपको परेशान कर, फिर आप जो है ना फिर कहेंगे भाई हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे, वो नॉक करने तो मैं नहीं खोलता। इसी तरह से फिर ये सेल्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं इंसुलिन, जिसको कहते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो गई है, यानी अब सेंसिटिव नहीं रही है कि उसको वो खुलवाए। तो फिर क्या होता है, ब्लड शुगर ऊपर पड़ने लगती है, अंदर नहीं जाती। कभी कभी ग्लूकोज ओवरलोडिंग हो जाती है, सेल्स के अंदर इतनी ग्लूकोज ऑलरेडी मौजूद है, वो किधर उसको जगह नहीं है उसको एकोमोडेट करने के लिए, फिर इनसेंसिटिव सुनती नहीं है। तो अब क्या होता है कि इंसुलिन के पास एक और फॉल बैक प्रोग्राम है
यानी अल्लाह सुब्हानहू ने कितनी हमें यानी चीज़ें यानी मैक्सिमम दिए हैं कि इसको हम अभी भी हम अपनी बॉडी को सही करना चाहें सही कर सकते हैं। तो उसका एक फॉल बैक प्रोग्राम इंसुलिन का क्या है कि वो इस एक्स्ट्रा, अब जो ग्लूकोज है, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ रही है, अगर शुगर बढ़ जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो डेंजरस है ब्रेन के लिए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, कोमा भी जा सकता है। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करती है इंसुलिन कि इस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट शुरू करना कर देती है, फिर स्टोर हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड शुगर तो मेंटेन हो जाती है लेकिन हमारी फैट बढ़ती जाती है, इसलिए फिर टमी पर फैट, बॉडी में फैट, मोटे हम होते जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनसे कहते हैं भाई आप ग्लूकोज को कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करें। वो कहते हैं नहीं सर मैंने तो चेक किए शुगर बिल्कुल मेरी ठीक आती है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि आपके इंसुलिन मौजूद है और एक्टिव इंसुलिन है, माशाल्लाह काम कर रही है, तो अभी तो मेंटेन करेगी ब्लड शुगर को। लेकिन इसके पीछे आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते कि हम जो एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे हैं वो हमारे जिस्म में स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फैट, हमारे पर हमें ओबेसिटी बढ़ती जाती है। अब इसके और बहुत सारी पूरी एक यानी बुक ऑफ प्रॉब्लम्स इसके साथ होती हैं। लेकिन जब भी कभी इंसुलिन बढ़ती है, ये याद रखिए, यानी इंसुलिन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर पर रखना है ना। जब इंसुलिन बढ़ती एक नियामत है इंसुलिन, लेकिन जब हम इंसुलिन को ज़्यादा स्पाइक करना शुरू करते हैं उसके पर साइड इफेक्ट्स, यानी इंसुलिन इन्फ्लामेटरी हार्मोन है, यानी इन्फ्लामेशन होती है अब इंसुलिन निकलता है। फिर क्या होता है जब स्टोर फैट होती रहती है आपकी फैट बढ़ती जाती है। फिर इंसुलिन की वजह से क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा निकलना शुरू होता है ना, जो कि फीमेल हार्मोन है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर हमारा फीमेल टाइप का होता जाता है ना। फिर दूसरा क्या होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इफेक्ट होता है, वो कम हो जाता है। फिर हमारे जिस्म में कोई अगर चोट लग जाए तो देर में हील होती है ना। ये सब इन्फ्लामेटरी कंडीशंस की वजह होती है। साइटोकिन्स कम रिलीज होते हैं। तो दूसरे एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ती है इंसुलिन की वजह से, यानी आर्टेरियल प्लाक बढ़ता रहता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जो हम नहीं चाहते कि हों, इसी को कहते हैं सिंड्रोम एक्स। ये सारी कंडीशन होती हैं, फिर ब्लड प्रेशर ही बढ़ने लगता है ना। तो ये सारी हम इंसुलिन एक नेमत है लेकिन इसको बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल यानी लेवल को हमें रखने की कोशिश करनी है। ऐसे खाने खाएं जिससे कि इंसुलिन की ज़रूरत कम से कम पड़े। ये सबसे अच्छा एक सिनेरियो है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और हार्मोन होता है, उसको कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन बिल्कुल ऑपोजिट हार्मोन है इंसुलिन के। और जब हमारे जिस्म से रिलीज होता है तो उसमें क्या होता है, हम उसको कहते हैं स्टॉप ईटिंग हार्मोन। इंसुलिन को हम कहते हैं कीप ईटिंग हार्मोन, क्योंकि जैसे इंसुलिन रिलीज हुई तो वो फौरन बर्न करेगी ग्लूकोज को फैट में, आपको फिर भूख लगेगी तो फिर आप खाएंगे। इस तरह से और ज़्यादा खा रहे हैं फिर वो कन्वर्जन हो रहा है। इस तरह से एक मल्टीप्लिकेशन होता रहता है प्रॉब्लम्स का। लेकिन इसका आप यानी बरखिलाफ अगर आप लेप्टिन इस्तेमाल यानी ऐसे खाने खाते हैं जिससे लेप्टिन रिलीज हो तो फिर क्या होता है, लेप्टिन को कहते हैं स्टॉप ईटिंग हार्मोन। वो सैटिस्फाइटी हार्मोन है ना। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, हंगर हार्मोन है। अच्छा, तो अब हमने खाना खाया, ऐसा खाया, इंसुलिन लेप्टिन किससे सेक्रेट होती है? लेप्टिन सेक्रेट होती है जबकि हम फैट खाते हैं या हम प्रोटीन खाते हैं। इससे हमारा जो लेप्टिन का सेक्रेशन होता है। और फिर लेप्टिन क्या करती है, ये कहती है भाई यू आर डन, यू फील सेटिएटेड। अब लगता है भाई खाने की जरूरत है, आप जल्दी खाने से माशाल्लाह कहते हैं भाई अब आई एम डन। तो दूसरा क्या करती है, फैट को बर्न करने पर लगा देती है। ये लेप्टिन काम करता है। और इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकोज को बर्न करके फैट और स्टोर होता है इस शक्ल में। तो ये ऑपोजिट बिल्कुल हमें ऐसे खाने का जिससे लेप्टिन का सेक्रेशन ज़्यादा हो, ना कि यानी कि इंसुलिन का सेक्रेशन ज़्यादा हो। अच्छा, वो कौन कौन से खाने दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए, है ना। कि डायबिटीज़ का मतलब मसला नहीं है, ये सारी अगर आप चीज़ें तो हार्ट की कंडीशन में, डायबिटीज़ में, ओबेसिटी में, इन्फ्लेमेशन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इतना फ़र्क पड़ेगा आपका। आप देखेंगे, आप मज़े करेंगे इंशाल्लाह। वो खाने कौन कौन से जिससे इंसुलिन का सेक्रेशन ज़्यादा होता है? नंबर 1 शुगर, वो तो हम सबको पता है। नंबर 2 कौन सा है? वीट। नंबर 3 राइस। फिर बाकी जितनी भी और चीज़ें हैं, यानी उसमें मीठी चीज़ें जितनी भी आती हैं, फलों के ज़रिए भी हैं, ये सब चीज़ें उसमें। लेकिन देखें वीट, मैं आपको और एक मज़ेदार बात बताऊं। हमारे एक प्रोफेसर से जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हमारी क्लास चल रही थी अमेरिका में, तो 3 जार लेकर आए अपने साथ, ग्लास के जार थे। 100 ग्राम एक में शुगर थी, दूसरे में 100 ग्राम राइस थे अनकुक्ड, और तीसरे में 100 ग्राम व्हीट फ्लावर था, आटा।
उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या कोई ओबीज है, वज़न कम करना चाहता है, तो इसमें से कौन से खाने उसको छोड़नी चाहिए, कौन सी चीज़ छोड़नी चाहिए। तो जाहिर सी बात है सबने कहा शुगर, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा तीनों, ऑलमोस्ट ऑल सेम। आपको ताज्जुब होगा ये बात कि मैं कभी यहाँ लेक्चर भी देता हूँ डॉक्टर्स में, और तो अक्सर जो है डॉक्टर्स मुझसे सवाल करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तीनों चीज़ें बराबर हैं, तकरीबन। फ़र्क है लेकिन कितना फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। देखें, 100 ग्राम अगर आप शुगर लेंगे तो उसमें करीब 18 चम्मच ग्लूकोज है। यानी देखिए, शुगर भी कन्वर्ट ग्लूकोज में होगी बॉडी में, आटा जो है ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, राइस भी ग्लूकोज में कन्वर्ट, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज। जब आप शुगर लेंगे ये कन्वर्ट हुई ग्लूकोज में 100 ग्राम, तो करीब 18 चम्मच शक्कर बने, 18 से 19 बनेगी। जब आप आटा होगा तो ये करीब 15 से 16 चम्मच, बल्कि अगर वो वाइट फ्लावर है तो 17 चम्मच, यानी 16-17 चम्मच शक्कर हुई। चले आप 15 से 16 मान लिए, सेफ। अच्छा, राइस 15-16, 2 से 3 मैक्सिमम 3, बल्कि 2 चम्मच का सिर्फ फ़र्क है शक्कर में प्योर में और आटे या चावल में के अंदर। हमें मालूम है कि हम 1 चम्मच, खासतौर से उसको डायबिटीज़ है, 1 चम्मच चाय में तो बेचारा पीता नहीं है, शक्कर है ना। और वो जो है अगर 100 ग्राम आटे की रोटी बनी हुई है तो उसमें 15 चम्मच 16 चम्मच शक्कर खा। और चावल की एक सेशन में हम मिसाल करूँ 150 ग्राम के चावल है, आप सोचें कितने होंगे, 21 चम्मच, 22 चम्मच, 23 चम्मच, कितने हम लोग रोटी खाए थे। डायबिटीज़ डे पर एक मेरा लेक्चर था, तो उसमें किसी ने मुझसे सवाल किया, ब्रेक में एक डॉक्टर थी, उनके शौहर भी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझसे कहा, ब्रेक था शायद लेक्चर का टॉपिक पहले दूसरा था, उन्होंने कहा मेरे शौहर को डायबिटीज़ है, वो साउथ इंडिया की थी, और मैंने उनको क्या करूँ, उनको तो कंट्रोल भी नहीं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल उनकी डायबिटीज़ है, तो मैं क्या खाती हूँ मुझे थोड़ा सा ये बताइए। उन्होंने कहा हम लोग साउथ इंडिया में चावल खाते हैं, वो मैंने बंद कर दिया, रोटी देने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने कहा होल व्हीट दे रही होंगी आप, क्योंकि एक होल व्हीट को एक बहुत बड़ी चीज़ समझ कर आदमी जो है ना तो सोचता है कितनी भी खा लो होल व्हीट, है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल डॉक्टर, होल व्हीट घर का बना हुआ। मैंने कहा ये बताइए कितने रोटी खाते हैं। कह लें 2 सुबह खाते हैं, 3 शाम दोपहर को खाते हैं, और 2 जो है रात को खाते हैं। चावल बिल्कुल हमने बंद कर दिए। तो बड़ा मुझे तरस आया उनके ऊपर। तो मैंने कहा अच्छा, तो डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही है? क्या नहीं ठीक नहीं। तो मैंने कहा इस अंदाज से तो मुझे नहीं लगता कि ठीक होगी, वजह क्या है? तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि 100 आपके 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बनती हैं, आप बनाती हैं खुद? तो उन्होंने एक अंदाज़ से कहा शायद 16 रोटियां बनाती होंगी। तो मुझे ऐसा याद नहीं है नंबर्स। तो मैंने कहा अच्छा 16 का आप कन्वर्ट करिए। 16 का मतलब है शायद 70 ग्राम की रोटी बनी हुई होगी, है ना, 70 ग्राम। देखिए मैंने आपसे जैसे कहा 100 ग्राम आटे के अंदर करीब 16 चम्मच शक्कर, ठीक है। अब 70 ग्राम के आधे कितने होगी? 12 चम्मच, 11-12 चम्मच शक्कर, ठीक है ना। अब वो 7 रोटी खा रहे हैं, ठीक है ना, 7 रोटी खा रहे हैं। 70 ग्राम की अगर रोटी है 490 ग्राम्स हो गए ना, समझ गए ना। आप 400 ग्राम समझ लें, ठीक है ना। आप 350 ग्राम समझ लें वो रोटी खा रहे हैं रोजाना, ठीक है ना। अब आप अगर 400 ग्राम है मिसाल के तौर पर, आप मल्टीप्लाई करिए कितने चम्मच शक्कर, यानी आराम से अगर आप उसको 350 भी माने, 300 यानी 50 चम्मच के शक्कर, 45 to 50 टीस्पून अ डे दिस जेंटलमैन इज ईटिंग एवरी डे एंड ही एक्सपेक्ट्स हिज शुगर टू गो डाउन। समझे ना, इतनी अगर कोई खा रहे हैं इतनी सारी चम्मच शक्कर के, तो कैसे ग्लूकोज के, तो कैसे डायबिटीज सही होगी। अच्छा, लोग पर यकीन नहीं आता किसी को जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ अभी आप गूगल करिए, सबके पास इंटरनेट है, अभी आप लोग बैठे हुए ना, आप गूगल करिए सब, आप ये टाइप करिए कैलोरीज इन 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लावर। कैलोरीज आप पहले टाइप करिए कैलोरीज इन 100 ग्राम ऑफ शुगर, कैलोरीज आएंगे करीब 380, 84, 86, ठीक है। फिर आप टाइप करिए कैलोरीज इन 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लावर, ठीक है। उसमें आएंगे करीब 320 to 340 आएंगे। वो इसलिए है कि वो होल व्हीट है या वाइट फ्लावर है, इस किस्म की चीज़ें आप आएंगी। अच्छा, फिर चावल में भी ऐसी आएंगी करीब 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। अब आप उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको खुद पता चलेगा कितनी। यानी अगर सिर्फ आप ये देखें, बहुत ज़्यादा डीप में जाइए, थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ आ गया। आप ये देखिए कि 100 ग्राम आटे के शक्कर के अंदर 380 कैलोरीज हैं।
तो आटे के अंदर अगर वाइट फ्लावर है, जो अक्सर हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं, तो कितना आ गया 340 ग्राम। चलिए अब होल व्हीट भी है ना, होल व्हीट का मैं आपको एक बात बताऊं, हम कहते हैं होल व्हीट खाना भाई होल व्हीट में आप ये बताइए कितना फाइबर है, मैक्सिमम 5-6% फाइबर है ना, बाकी 94% क्या है अभी भी, वो तो सारा कार्बोहाइड्रेट है ना। अब 94 का आप मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से 4 कैलोरी होती है, आप देखें कितनी सारी कैलोरीज निकल कर आएंगे। तो अभी और ये बड़े बड़े लोग गलती करते हैं। मैं एक बड़ी मीटिंग में था, उसमें सब डॉक्टर्स थे और खाना हम लोगों ने खाया। मेरे बराबर में एक बहुत बड़े डॉक्टर बैठे थे, तो खाना खा लिया, चाय का नंबर आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे शुगर फ्री टी चाहिए। तो मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैं देख रहा था माशाल्लाह क्या खा रहे हैं। तो मैंने उनको ऐसे, मैं कहा डॉक्टर साहब क्यों, अरब थे, मैं कहा वाई, कह लेंगे वो आई हैव बॉर्डरलाइन डायबिटीज़, मेरे बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है। अब मैंने खैर उस वक्त कुछ नहीं कहा, सब लोग बैठे हुए। तो जब बाहर आए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, आपने करीब 40 चम्मच शक्कर मेरे सामने खाई और आपको 1 चम्मच जो है बर्दाश्त नहीं। तो देखें उनका सवाल मुझसे क्या था, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने 40 चम्मच कहाँ शक्कर खाई। मैंने कहा आपने वो मंदी जो चावल बिरयानी थी और जो सीरियन ब्रेड आप खा रहे थे, तो उसके अंदर तो हम लोग, मुझे आदत देखने बदल जाता है ना, एक हमारा कहाँ में कितनी कैलोरीज किस में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने, तो अब देखें उनका एक सवाल देखें, उन्होंने कहा क्या वो लोग इसमें शक्कर डाल दें क्या। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप अगर ऐसी बातें करोगे तो आपके पेशेंट कैसी बातें करेंगे। तो नहीं, फिर मैंने उनको समझाया, मैंने इसमें कैलोरीज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। देखें तो ये जो चीज़ है इतना सोचता नहीं असल में आदमी, अगर सोचा तो जाहिर सी बात है डॉक्टर उनके समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग इतनी रोटियाँ, इतनी शुगर रोज़ाना, यानी 50 एवरेज चम्मच, यानी 40 से 50 एवरेज चम्मच शक्कर हम लोग रोज़ाना खा रहे हैं। तो अब बताइए हमारी डायबिटीज़ का क्या हाल होगा। अच्छा एक और मैं आपको और बताऊँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी डॉक्टर्स काफ़ी कभी कभी तो घूर के देखते हैं मुझे, ठीक है। तो उसमें देखें एक वक्त में हमारी बॉडी 1 टीस्पून शुगर हैंडल कर सकती है, अगर करीब 70 किलो का वजन है किसी का। कितना, मैंने बोला 1 टीस्पून शुगर, दैट्स इट। अब आप बोलेंगे हम तो इतना सारा खा लेते हैं, कुछ नहीं होता, खाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने उसके इंसुलिन है, उसका एक निज़ाम है कि वो एक्स्ट्रा को ऊपर कन्वर्ट करके फैट में कन्वर्ट कर दे, तो वी आर पेइंग ए कॉस्ट फॉर दैट। लेकिन जो हम खा सकते हैं एक टाइम में वो 1 चम्मच शक्कर है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो शुगर का लेवल नॉर्मल कितना होता है, 80 होता है ना फास्टिंग का, 120 होता है ना, बाद में चलो उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, 140 भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एवरेज निकालना तो कितना हो गया, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, क्लियर, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। 1 लीटर में कितना हो गया, डेसीलीटर कहते हैं कि 1/10 ऑफ ए लीटर, यानी 100 मिलीलीटर। अब 1 लीटर अगर खून है तो उसमें 1000 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम, 1 लीटर खून में 1 ग्राम शक्कर, ये नॉर्मल है। अगर 5 लीटर खून है किसी के अंदर, तो फिर 5 ग्राम शुगर। नॉर्मली 5, 5.5, 6 लीटर ऐसा खून होता है ना, 70 किलो ऐसे ज़्यादा कुछ, तो एवरेज ये है। तो उसमें हमारे 5 ग्राम शुगर, क्या मतलब, अगर 5 ग्राम शुगर, अब 1 चम्मच में कितना आता है, 5 मिलीलीटर है 5 ग्राम। अगर हम 5 ग्राम से 2 टीस्पून कर दें 10 ग्राम, हमारी शुगर 200 हो जाएगी। उधर होती नहीं है 200, इसलिए कि इंसुलिन है उसको बैलेंस कर देती है। लेकिन वी आर पेइंग कंटिन्यूसली पेइंग ए कॉस्ट फॉर दैट, क्योंकि हमारे उसको या तो हमारे इंसुलिन इंसेंसिटिविटी उधर बढ़ रही है सेल्यूलर लेवल पर, या फिर हमारी फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत क्लियर हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। तो एक वक्त में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, नंबर 1 रूल ये है, बिफोर वी आर सिलेक्टिव कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, एक सबसे पहला रूल, खाने का पोर्शन साइज़ कम कर दिए। अगर इस रूल को फॉलो करें आप, पोर्शन साइज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हलाल और पाक चीज़ें सब खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम कर दी है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें हमारी बॉडी मैनेज कर दी। अच्छा एक और बात, ये इंसुलिन है, ये फैट स्टोरेज है, इसका भी कुछ ना कुछ अल्लाह ने बेकार तो चीज़ बनाई नहीं है ना। एक तो एक फ़ौरन बीमारी नहीं होगी इसलिए बनाई है। दूसरे एक स्टोरेज का काम करती है, यानी कि कभी हमें बाद में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो बाद में फैट हमारे पे कन्वर्ट एनर्जी में हो जाती है, कीटोन्स में हो जाती है, तो हम उसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इट्स ओके। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, यानी सहाबा के ज़माने में ऐसा है, ठीक है, एक लंबे लंबे सफ़र थे और जाते थे, खाना नहीं मिलता बहुत दिन तक, ठीक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त कोई ऐसी चीज़, अभी क्या हो रहा है
कि ओवर इंडल्जेंस, ओवर ईटिंग, हम बार बार खा रहे हैं, है ना। तो ये अब वो बस एक्यूमुलेट ही हो रही है हमारी, तो बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए यानी 3 में 1 आदमी खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में और गल्फ कंट्रीज में ओबीस है। और अभी ये नहीं कि सिर्फ ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बीमारी बढ़ रही है, मैं आपको बताऊँ इंडिया और पाकिस्तान में कितनी बीमारी बढ़ रही है। WHO की जो वेबसाइट है आप उसमें देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए खासतौर से इंडिया के जो बीमारियाँ बताई हैं सरप्राइजिंग। आप देखें उन्होंने कहा डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बनने वाला है, क्रॉनिक कंडीशन इंडिया में ज़्यादा हो रही है ना, और हार्ट डिजीज इंडिया में ज़्यादा हो रही है ना। और एक बात मैं आपको और एक क्लियर करूँ, हम कभी यही सोचते हैं वेजिटेरियन खाना खाओ, ठीक है ना। वेजिटेरियन खाना आप देखें 80% पॉपुलेशन इंडिया में तो वेजिटेरियन खाना खाती है, वहाँ क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ अगर आप मुसलमान नहीं है या कोई रिलीजियस कोई प्रेफरेंस है आपके कि आप गोश्त खाएं, और मैं मुसलमानों को भी कहता हूँ कि गोश्त खाना ऐसा नहीं कोई फ़र्ज़ हो गया गोश्त खाना, ठीक है ना। आप बेहतरीन मुसलमान हो सकते हैं बाहर गोश्त खाए हुए, ठीक है ना। आप वेजिटेरियन बन जाए, कोई मसला नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक गोश्त एक अच्छी चीज़ है, उसको ज़रूर मैं तो कहता हूँ मरीज से थोड़ा बहुत खाओ। अगर आपको कोई रिलीजियस प्रेफरेंसेस नहीं है तो खाएँ, अगर है तो फिर उसके भी पर ऑप्शन है आप, यानी आपको थोड़ा सा यानी अच्छी, क्योंकि गोश्त के लिए गोश्त की क्यों मैं बोलता हूँ कभी खाने को, 2 चीज़ बोलता हूँ गोश्त के बारे में कि एक तो बहुत से लोग ये समझते हैं खासतौर से मुसलमान लोग कि भाई रोज़ाना गोश्त खाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था। आप जो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितना गोश्त खाया, गोश्त ही खाया सिर्फ, है ना। तो यानी कम, एक तो क्वांटिटी खाते थे, दूसरे और भी चीज़ें है ना। तीसरे ये कि अल्लाह की इतनी सारी नेमतें उससे महरूम हो जाएंगे, हम गोश्त खाते रहेंगे। चौथे है कि कोई भी चीज़ है ज़्यादती तो नुकसान देती है ना। तो लेकिन गोश्त मैं बोलता क्यों खाने के लिए कभी कभी उसकी वजह है कि ख़ास तौर से रेड मीट, लोग रेड मीट को मना कर देते हैं, हम तो रेड मीट को बोलते सब खाओ, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी मैटर्स, दैट्स द फर्स्ट गोल्डन रूल कि आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी किसी चीज़ की। अच्छा क्यों? क्योंकि गोश्त के अंदर कोई भी फर्स्ट ऐसा समझ, एनिमल प्रोटीन के अंदर एक कंप्लीट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है जो आपको वेजिटेरियन सोर्स से नहीं मिलती, जो क्वालिटी अमीनो एसिड्स हैं आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ देखिए इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि आपको बहुत सारे बीन्स और दालें इससे मल्टीपल ऐसे खाने पड़ेंगे उसको, यानी टू गेट ऑल द अमीनो एसिड्स विच आर बॉडी नीड्स। लेकिन गोश्त के अंदर वो सिनर्जिस्टिकली मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें। अच्छा दूसरी एक चीज़ है खासतौर से रेड मीट के अंदर B12 विटामिन B12, और ये इसके सिर्फ एनिमल सोर्स है, यानी कि वेजिटेबल सोर्स इसकी मेरे हिसाब से नहीं है। एक आधे तो इसमें इतनी कम है, यानी है वेजिटेबल है लेकिन इतनी कम मकदार है कि जो हमारे जिस्म को जो रिक्वायरमेंट है RDA जो है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, उसको फुलफिल नहीं करती है वो चीज़। मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था तो उसमें एक साहब थे, लेक्चर के बाद उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर, एक है वेजिटेरियन सोर्स B12 की, वो क्या है स्पिरुलिना। एक स्पिरुलिना एक एल्गी होती है जो कि समंदर में पाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसके जो स्टडी ये कहती है कि इसके अंदर यानी स्पिरुलिना के अंदर B12 गोश्त के बिल्कुल बराबर है बल्कि उससे ज़्यादा है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैं कि ये बताइए आप कितनी स्पिरुलिना इस्तेमाल करते हैं? कहने लगे 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो मैं कहा ठीक है। अब मैंने उनसे कहा कि देखिए स्टडी आपने पूरी नहीं पढ़ी, ये सब बहुत सी चीज़ें एस्टेरिस्क में फाइन प्रिंटिंग में लिखी होती हैं बहुत सी चीज़ें। स्टडी ये कहती है कि पाउंड पर पाउंड या किलोग्राम पर किलोग्राम अगर आप 1 किलो स्पिरुलिना लें और 1 किलो मीट लें तो फिर ये बराबर होगी, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होगी स्पिरुलिना में, ठीक है ना। लेकिन आपने तो कहा 1 टीस्पून लेते हैं, हम तो गोश्त खाते हैं 200 ग्राम गोश्त खा लेते हैं, 150-200 ग्राम, है ना। तो अगर आप 150-200 ग्राम स्पिरुलिना खाएंगे तब जाकर आपको इतनी B12 मिलेगी जो रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, और वो आप खा नहीं सकते। एक तो इतनी सारी महंगी आती है ना, आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे आप उसके साथ इतनी और वो पॉइजनिंग हो जाएगी क्योंकि आप इतनी स्पिरुलिना खा ही नहीं सकते, उसके अंदर आप पूरे ग्रीन नज़र आएंगे बिल्कुल, है ना। फिर ये बताइए आप ये स्पिरुलिना कितने दिन से लोग जानते हैं, और फिर जापान में होती है ज़्यादातर। अब लोग उसको जानने लगे अल्लाह सुब्हाना करे ने पूरी इंसानियत को बनाया, क्या जुल्म किया सबके ऊपर? अल्लाह के साथ तो सबके साथ शुरू से ऐसी कुछ चीज़ बनाई होगी ना अल्लाह ने कि जो सबके लिए पहले से हमेशा से मिल जाए, फिर अफोर्डेबल नहीं है किसी के लिए, और फिर मिल नहीं पाए। आप चाहे भी अफोर्ड कर सके आप खा नहीं सकते 150 ग्राम। तो ये चीज़ें वो समझने की।
तो मैं जो वेजिटेरियन जो लोग हैं तो उनसे मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि आप B12 विटामिन एक्स्ट्रा लें अलग से। बल्कि मेरे किस जानने वालों की वेबसाइट है वेजिटेरियन सोसाइटी, उनको पसंद है वेजिटेरियन, बहरहाल विद ड्यू रेस्पेक्ट, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि ठीक है आप जो प्रमोट कर रहे हैं लेकिन प्लीज़ अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लिखिए सबसे पहले कि इफ़ यू आर वीगन और वेजिटेरियन मेक श्योर यू टेक एक्स्ट्रा B विटामिन 12 फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, सप्लीमेंट के शक्ल में, कि आप ज़रूर आपको B12 विटामिन लेना चाहिए। B12 डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, नर्व्स डिसऑर्डर होते हैं, और बल्कि B12 यानी कि होमोसिस्टीन लेवल होता है जिससे कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एंड वो होमोसिस्टीन लेवल, इंक्रीज होमोसिस्टीन लेवल हार्ट कंडीशन, दिल की बीमारी की एक वजह है, रिस्क फैक्टर है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसका ख्याल रखना। बहरहाल तो यानी खाने की क्वान्टिटी कम करनी है, तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी मैं आपको बता रहा था कि खाना देर यानी कि 16 आवर्स की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, और ये आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है जब हम लंबे वक्त तक नहीं खाते, तो मैंने एक तो पहले आप सर्च किया हमारी शुगर, यानी कि शुगर हमारी पूरी ख़त्म हो गई बॉडी से 12-14 घंटे के अंदर, उसके बाद हमारी फ़ैट मूव होना शुरू करती है। अभी तो हम खाते रहते हैं, फ़ैट का नंबर ही नहीं आता। तब फ़ैट क्या होता है, फ़ैट कन्वर्ट होती है फैटी एसिड्स में, एंड फैटी एसिड्स कन्वर्ट इनटू कीटोन्स, एंड कीटोन्स फिर सिंथेसाइज इनके मेटाबोलाइज होते हैं लिवर के अंदर, फिर बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये फॉर्म है कीटोन्स की, जो कि फिर हमें एनर्जी की, यानी हमारी बॉडी इस्तेमाल शुरू करती है कीटोन्स को करना एज ए फ्यूल फॉर एनर्जी, जिंदा रहने के लिए। जैसे पहले ग्लूकोज हमारी बॉडी इस्तेमाल कर रही थी, अब ये फिर ये फैट को बनाना शुरू करती है कीटोन्स के अंदर, और एक बेटर फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए। इससे हम ज़्यादा चुस्ती फुर्ती आती है, बल्कि स्टडी ये कहती है ब्रेन की जो मेंटल क्लियरिटी के लिए और फोकस होने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद। इसके लिए बल्कि मैंने तो सुना हदीस में आता है कि वल्लाह हदीस है, यह मक़ौल है कि यानी कि जब आदमी खाली पेट होता है ना तो अल्लाह से ज़्यादा जुड़ता है, और यानी कि रूहानियत उसके अंदर ज़्यादा पैदा होती है रोज़े की हालत में। और वाकई सही बात है, खाकर तो आदमी को बिस्तर ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे मेंटल क्लैरिटी नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि दिन में खाना, लेकिन मैं आपको अपना बता दूँ कोशिश करता हूँ। आज वैसे मैंने ऐसे नहीं किया कि मेरे गेस्ट थे, मैंने दोपहर खाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिन से, मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। रात को खाना जल्दी खाता हूँ 6 बजे करीब, और उसके बाद मैं फिर सुबह कुछ नहीं, दोपहर को 1 कप चाय पी लेता हूँ, और उसके बाद जो है ना खाना मैं खाता हूँ 5 या 6 बजे। तो मेरी तो 18 घंटे की करीब फास्टिंग चल रही है। मैं बताऊँ आई फील सुपर डुपर, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ, बहुत लाइट बशारत होती है महसूस करता हूँ। उसके बाद खाना, तो मेरी ईटिंग विंडो बेसिकली जो है ना, तो ये यानी कम टाइम है। आप ऐसा ना करें, आप बस ये करें 6 बजे शाम को खाना खाएँ, उसके बाद 10 बजे हो सके 11 या 12 बजे खाएँ, तो और ज़्यादा फ़ायदा। 18 घंटे फास्टिंग। अब आप क्या करें, 12 से आप फिर 6 बजे तक खाना खा सकते हैं, यानी 12 to 6 जो है ना आपकी ईटिंग विंडो है 6 घंटे की, और बाकी आपकी जो है 16 घंटे की जो है वो नॉन ईटिंग विंडो है। जब हम खाना नहीं खाते तो मैंने एक तो पहले बताया ग्लूकोज का, दूसरे में एक चीज़ होती है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है कि जब हमारे बॉडी को कुछ खाना नहीं मिल रहा है तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारे पॉजिटिव एक्शंस हमारी बॉडी में ट्रिगर होते हैं। वो क्या, यानी हमारी बॉडी रिसाइकिल जो एक फेज़ है बॉडी का, उसमें उसको उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। यानी टिश्यूज जो वेयर एंड टेयर होता रहता है हमारी बॉडी में, मिलियंस मरते रहते हैं, तो उसको फिर क्या करती है हमारी बॉडी कि रिसाइकिल उन सेल्स को करना शुरू कर देती है। बल्कि स्टडी कहती है 2016 में एक जापानीज डॉक्टर हैं यूकोरो, उनको नोबेल प्राइज सिर्फ इसी वजह से मिला, ऑटोफेजी उन्होंने के बारे में डिस्कवर किया, फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं जब हम नहीं खाएं तो उसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि हमारे जो ख़राब यानी वॉर्न आउट जो सेल्स हैं, ये टॉक्सिक जो वेस्टेज है, और उसमें कैंसर सेल्स भी हैं, वो तो हमारी जब हम देर तक जब हम खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी उसको खाना शुरू कर देती है। इस तरह से उन जो हमारे ख़राब मादे ज़रिए बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते हैं, जो कि वैसे उसकी स्पीड इतनी नहीं होती कि जब हम यानी ईटिंग फेज़ में, तो नॉन ईटिंग फेज़ में हमारी जो हीलिंग प्रोसेस काफ़ी स्पीड अप हो जाता है। दूसरी एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं माइटोफेजी। जैसे मैंने जिक्र किया पहले, एक माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ यानी सेल्स होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज होता है, उसकी रिसाइकिल जो होती है उस वक्त जब न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल रहे होते उसको, वरना उस यानी ट्रिगर ही नहीं होता, जंप स्टार्ट उसका प्रोसेस खुद को रिसाइकिल करने का होता है जब खाना नहीं मिल रहा होता। तो ये अब सोचेंगे वो तो पूरी यानी एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल है, कंपोनेंट है एक सेल का।
तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। बल्कि स्टडीज़ ये कहते हैं जब हम खाना कम खाते हैं यानी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ फास्टिंग करते हैं बेसिकली, तो उसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है। यानी बहुत से लोगों का वज़न कम नहीं होता, अगर कम होता है तो फैट कम नहीं होती। उसकी वजह ये एक बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आप सर्च किए, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि बहुत से लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है, ये ग्रोथ हार्मोन कम होता है। अच्छा, उसकी भी वजह क्या होती है? ये जो हम खाने खाते हैं यानी कि ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, तो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है, ग्रोथ हार्मोन भी कम होता है। तो उससे कि हमारी मसल प्रिजर्व नहीं होती है बल्कि फैट ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन जब हम फास्टिंग के मोड में ज़्यादा होते हैं, उसको कहते हैं कैटाबॉलिक फेज, तो उसमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बढ़ जाते हैं, साइटोकिन्स भी बढ़ जाते हैं, तो हमारी फिर मसल्स प्रिजर्व होने शुरू हो जाती है, तो मस्कुलर हो जाते हैं और फैट हमारी कम होने शुरू हो जाती है। इसके ये फ़ायदे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने आपसे 2 चीज़ें अर्ज़ की कि खाना कम खाना है, फिर ये कि खाना क्या खाना है। उसमें आप खाना क्या खाना है, मैं एक थोड़ा सैम्पल मेन्यू मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर यानी मैंने सर्च किया अगर पोर्शन साइज कम करें सब चीज़ खा सकते, लेकिन मिसाल के तौर पर एक मरीज़ हमारे पास डायबिटीज़ वाला आ गया, एक कंडीशन उसको, तो उसको हमें उस कंडीशन को रिवर्स करना है तो थोड़ा सा एग्रेसिव चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम शुरू में कहते हैं उसको एग्रेसिव चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना, और फिर उसको फॉलोड बाय जस्ट मॉडरेट चेंजेस एंड देन फॉलोड बाय गुड एनफ चेंजेस। लेकिन इन द बिगिनिंग अगर किसी को कोई कंडीशन ऑलरेडी है तो उसको थोड़ा सा एग्रेसिवली हम देखें, उसको हम कहते हैं भाई अभी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट छोड़ो। तो यानी बिल्कुल छोड़ने का मतलब कुछ अभी भी जा रहे होते हैं, तो उसको फिर हम कैसे कहते हैं, वो बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं अगर रोटी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा तो सालन कैसे खाऊंगा, तो हम कहते हैं भाई सालन चम्मच से खाओ, है ना। तो अभी उसमें क्या करना है, सलाद जो बनती है, यानी सलाद में सिर्फ आप यानी खीरे आपने खा लिया, कुछ भी जो भी आपको यानी रॉ फॉर्म में खाने वाली सब्जी मिल जाए, नॉट जस्ट ग्रीन, कोई भी कलर की, है ना, सबको इकट्ठा कर लिए, चॉप कर लिए, थोड़ा सा उसको ऐसे शेप दे दिए खाई जा सके। चाहे तो उसमें कुछ यानी कि ऊपर से चीज़ है उसको टेस्ट भी हो थोड़ा सा और यानी देखने में भी अच्छी लगे, ऐसे बना के खाइए, है ना। रेसिपी देख ली बहुत सारी, इस वक्त तो आप भरी पड़ी हैं रेसिपीज़, आप गूगल करिए आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, डाउनलोड करिए रेसिपीज़, उसको थोड़ा सा गेटअप भी आए ताकि हमारी आँखें भी उसको लें, उसको खाइए। जैतून का तेल भी डाल सकते हैं, ऊपर से सिरका डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, ऐसे खाइए। ये आपका बेस मील हो गया। कभी आप क्या करिए, सब्जी को उबाल लीजिए, जब आप उबालें तो उसमें खूब सारा गार्लिक डाल सकते हैं, जिंजर डाल सकते हैं, अनियन भी थोड़ी बहुत डाल सकते हैं। किसी को अनियन से गैस वगैरह शिकायत तो कम डालें, पर ये चीज़ बेस चीज़ है। टमाटर खूब सारे डाल सकते हैं, उसमें फिर आपकी जो सब्ज़ी उसमें वो डालना है। और सब्ज़ी अगर है तो उसमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अनियंस को, गार्लिक को आप ब्राउन भी कर सकते हैं, क्योंकि अनियन गार्लिक के साथ ये है कि अगर इसको ब्राउन भी करेंगे तो इसकी एफिकेसी में कमी नहीं आएगी, बल्कि इसके कहते हैं इसकी बढ़ जाती है ना। लेकिन अगर दूसरी चीज़ ज़्यादा पकाते हैं तो एंजाइम्स सारे डिलीट हो जाते हैं। तो सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, लेकिन बीन्स को, दालों को अच्छी तरह पका सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो सब्जी उबाल डाली, एक उबाल ले लिया, ये स्टीम कर ली, बेहतरीन सब्जी है। अब स्टीम सैलड भी उसको बोल सकते हैं, स्टीम सब्जी बोल सकते हैं। अगर स्टीम सैलड को समझेंगे तो आप चम्मच से भी खा सकते हैं, वरना आप सिर्फ सालन समझेंगे तो आपको रोटी की याद आएगी। तो अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं, अगर आप सलाद के साथ या स्टीम सैलड के साथ में आप यानी कभी कुछ प्रोटीन रख लीजिए। उसमें क्या होता है, अगर आप खाली सलाद खा रहे हैं या खाली स्टीम सैलड खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, आपको आधे घंटे के बाद भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे सैटिस्फैक्टी सेंटर है, यानी भूख का जो कहते हैं ना, यू आर डन नाउ, अभी खाना हो गया, उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ थोड़ा सा फैट या प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा आप उसको मिलाने, जैसे मैंने कहा ना, आप कोई भी एनिमल प्रोटीन खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, आप मटन खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको रोज़ाना खाइए, ठीक है, तो एक दिन छोड़ के भी खा सकते हैं, हफ्ते में 3 बार खा लीजिए। अगर एक दिन छोड़ा तो आपने हफ्ते में ऑलमोस्ट 3 बार हो गया, यानी खाने आपके जो है ना 14 भी खाना रखें तो उसके आपको 3 खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इसमें। तो इस तरह से आप खा सकते हैं, जब आपको थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगी, फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी, देर तक आप सस्टेनेबल फूड हो जाएगा। फिर कभी कभी आप अंडा रख लीजिए, अंडे को उबालिए आप, उसके साथ में इसको मिला दिए, सलाद के साथ में, बेहतरीन नेमत है अंडा, उसको खाइए। अच्छा, और कभी कभी आप कुछ थोड़े से आप अखरोट डाल लें, वॉलनट्स डाल लें, बादाम मिला लें उसके अंदर, है ना। इस तरह से वैरायटी कर सकते। कुछ नहीं तो चने उबाल लीजिए, काले वाले चने आर बेटर देन वाइट चने। आप काले वाले चने को खूब उबाल के उसको डालें, वाइट चने भी इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ खा सकते हैं। यानी जो वेजिटेरियन लोग हैं इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो ये इस तरह से आपके एक सस्टेनेबल और न्यूट्रिएंट रिच आपको खाना मिलेगा, और आपसे जो इंसुलिन जो स्पाइक होती है वो उसमें नहीं होगी।
आपका ब्लड प्रेशर भी काबू में रहेगा और आपकी डायबिटीज़ भी काबू में रहेगी और आपका वेट भी काबू में रहेगा। आपके जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है बहुत सारी, कि ये जो खाना है ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। और दूसरा हम जो खाना खा रहे होते हैं सारी चीज़ें ना, देखिए मैं आपको वीट के बारे में एक बात बताऊँ, खासतौर से मैं वीट को कम करने के लिए बोलता हूँ काफ़ी। एक तो मैंने आपको बताया कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड वैल्यू है, यानी कि ज़्यादा शुगर में कन्वर्ट होता है, फिर ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करता है। इसकी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मना करते हैं। दूसरे, वीट की जीन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड चेंजेस इसमें आ चुके हैं, मॉडिफिकेशन हो चुके हैं इसके अंदर, यानी कि जो 50 साल पहले का जो वीट था ये वो नहीं है। इसके अंदर मिसाल के तौर पर एक चीज़ होती है ग्लूटेन, एक प्रोटीन है, तो बहुत से लोगों को ग्लूटेन हजम नहीं होती है, खासतौर से मॉडिफाइड जो वर्जन है, जैसे लीकी गट सिंड्रोम एक कंडीशन है वो होती है, फिर उसकी वजह से बहुत सारे जो है ना यानी रिएक्टिव हाइपर इम्यून सिस्टम हो जाता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बहुत सारा आर्थराइटिस, थायराइड कंडीशन इसी की वजह से, इवन डायबिटीज़ इसकी वजह से। और दूसरे एक चीज़ है एमिलोपेक्टिन A, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिससे कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कन्वर्जन बढ़ जाती है, यानी हमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। हम सोचते हैं सर फैट खा रहे हैं, फैट छोड़ देते हैं खाने के लिए, हालांकि जो चीज़ छोड़ने की है वो नहीं छोड़ते, तो यानी उससे होता है। दूसरे इसके अंदर एक चीज़ होती है ग्लाइडिन। ग्लाइडिन से क्या होता है कि ये आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना, क्योंकि इसके साथ एक फील एंड गुड मेमोरी आपके अंदर ये वीट छोड़ता है, इसलिए वीट की क्रेविंग आपने देखा बहुत ज़्यादा होती है, आदमी वीट ही खाता रहता है। तो इसलिए दूसरे ये कि जब आप वीट खाना, मिसाल का तो आपने एक बार इस तरह कार्बोहाइड्रेट रिच खाना, आपको मैंने जैसा अर्ज किया भूख जल्दी लगेगी, इंसुलिन स्पाइक होती है, पर छोड़ना मुश्किल होता है। उसके लिए तरीका ये है कि जब आप खाना खाएँ, आपने यानी स्टीम सैलड ले ली है या कभी रॉ सैलड ले ली, उसके अंदर वैरायटी चेंज करते रहिए प्रोटीन्स की, फैट्स की, तो फिर आपको इंशाल्लाह वो स्पाइक जो होती नहीं होती, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी और क्रेविंग भी धीरे धीरे इंशाल्लाह फिर ख़त्म हो जाएगी। और आप हफ्ते में एक दिन एंजॉय कर सकते हैं वीट को, राइस को। ये मैं बात अर्ज कर रहा हूँ उनको जिनको डायबिटीज़ है और सीवियर डायबिटीज़ है ख़ासतौर से, यानी आपको ताज्जुब होगा हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ वाले टाइप 1 पेशेंट जो ना अल्लाह का एहसान है। यानी ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी ये 3-4 हफ्ते पहले की बात है कि हम लोग खाने के लिए कहीं इकट्ठे हुए थे, तो उसमें एक साहब बेंगलोर से आए हुए थे, मेरे एक दोस्त हैं उनके वालिद। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक ख़बर सुनाई बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके ज़ेरे एक इलाज थी एक मेरी भतीजी, और यहीं दुबई में रहती हैं, और उनको माशाल्लाह उनकी तो डायबिटीज़ ठीक हो गई और इंसुलिन लिया करती थी, अब 4-5 साल से इंसुलिन नहीं ले रही हूँ। अच्छा, मुझे उसकी खबर नहीं थी इस बात की, क्योंकि मेरा उनसे रब्ता मेरे पास पेशेंट थी और कुछ दिन के लिए फ़ोन पर उनके साथ फॉलोअप था, लेकिन माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी पेशेंट थी, बहुत गौर से, बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं थोड़ा परेशान भी आता था कि भाई बहुत ज़्यादा पूछती हैं, लेकिन ऐसा पेशेंट जो है माशाल्लाह अच्छा पेशेंट होता है, क्योंकि वो सीरियस होता है ना, तो माशाल्लाह हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने पेशेंट को सबको बताते हैं कि फॉलोअप करने के लिए HbA1c ये कराते रहें। अब मैं यानी कुछ महीने पहले एक मॉल में था, एक सुपरमार्केट में था, तो एक मुझे पेशेंट मिला और उसने मुझे सलाम किया, मैं उसको पहचाना नहीं, तो उसने कहा कि रक्षा मैं आपका पेशेंट रहा हूँ। तो मैं कब थे पेशेंट? कहने लगे करीब 5-6 साल हो गए होंगे। तो मैं क्या तकलीफ़ थी? कहने लगे मेरे डायबिटीज़ थी। तो मैंने क्या अभी नहीं है डायबिटीज़? तो कहने लगा नहीं अभी नहीं है। तो मैंने कहा आप ये बताइए वो टेस्ट करवाते हैं आप जो HbA1c 3 महीने का जो रिकॉर्ड होता है? कहने मैं पाबंदी के साथ करवाता हूँ। कितना रिजल्ट आता है? कहने 6 के नीचे आता है, 6 के अंडर में आती है, नॉर्मल है बिल्कुल, है ना। तो माशाल्लाह, तो मैंने उनसे पूछा क्या किया? बोले डॉक्टर साहब आपने मुझे खाने का तरीका बताया, कोई दवा नहीं ले रहे, कुछ नहीं, अब 4-5 साल से मैं ठीक हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ये नहीं मेरे इलाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसको फॉलो करें। आप दुनिया में गूगल करिए, आपको बहुत सारे ऐसे ना कितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इसकी यानी कि इसके बारे में पूरी स्टडीज़ आप करिए, बल्कि यानी कि वेल डिफाइंड जो मेटा एनालिसिस है इसके बारे में, खासतौर डायबिटीज़ के बारे में, कि डायबिटीज़ इज लाइफ स्टाइल। 92% ऑफ डायबिटीज़ केसेस आर जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल। जब हमें बात हमें एक वाज़ेह क्यों हम क्यों नहीं समझ आए, तो यानी डॉक्टर्स को मैं तो उनसे कहता हूँ आप छींटे मारते हैं सिर्फ इसके बारे में, और फिर भी पीछे से होता है कोई बात नहीं दवा तो है, यानी इनडायरेक्ट मैसेज ये होता है कि भाई आप दवा है, और फिर डॉक्टर का कसूर इतना नहीं कि जो पीछे से उनको जो चीज़ें समझाई जाती हैं उस कदर इस तरह की होती हैं कि उनको इतना ऑप्शंस नहीं पता है, ज़ाहिर सी बात है। फिर कहते हैं भाई डॉक्टर का अभी कसूर नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम उन चीज़ों में
है ना। आप ये नहीं मना नहीं करते उन चीज़ों में, लेकिन आप सोचते हैं यार पेशेंट कर नहीं पाएगा ये, है ना। ये कहते हैं अक्सर डॉक्टर से बात करते हैं ना, वो तो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन पेशेंट कर नहीं पाता है। तो हम कहते हैं हमारे साथ कैसे कर लेता है, क्योंकि हम उसके साथ टाइम एंड एनर्जी खर्च करते हैं पेशेंट का, उसको हम समझाते हैं, है ना, उसको फिर फॉलो करते हैं कि भाई आप करिए। फिर उसको हम कहते हैं जब उसको यानी 3-4 हफ्ते के लिए हम प्रोग्राम पर रखते हैं, तो खुद देखता है कि उसकी शुगर इतनी माशाल्लाह कम होनी शुरू हो गई, तो फिर उसको यकीन होना शुरू होता है, मज़ा, फिर उसको फॉलो भी करता है ना। तो मेरे पास बड़े सीरियस पेशेंट आए। मैं आपको और बात बताऊँ, यानी मेरे पास एक पेशेंट आए, उनकी 9 जो HbA1c थी 9 थी, कोई दवा भी नहीं ले रहे थे, और थोड़ा सा होता है डिनाइल, एक आदमी का कहता नहीं मैं तो आई एम फिट। तो मैंने उनके टेस्ट करवाया, मैंने कहा उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा, पहले टेस्ट हमारे सामने होता है, इसको मरीज़ को फिक्र भी होती है थोड़ी सी, इसलिए करवाते हैं, फिर फॉलोअप भी करना होता है। तो वो टेस्ट के लिए भी तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल। मैंने कहा मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, मुझे ये चाहिए। तो उनका 9 आया, देखा, फिर मैंने उनको, वो जो लैब वाले थे उन्होंने भी थोड़ा सा उनको समझा दिया, तो थोड़े डरे हुए मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मुझे तो पता नहीं था इतनी शुगर हो रही है ये। फिर मैंने उनको कहा कि देखिए आपको दवा की भी जरूरत पड़ सकती है, मैं दवा नहीं लूँगा, मैं हरगिज़ नहीं लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है। फिर आगे कुछ दिन के लिए मैं आपको बताता हूँ, 3 हफ्ते का सिर्फ प्रोग्राम है। अगर ये आप काबू में चीज़ें नहीं आ रही हैं, फिर आपके लिए दवा है, लेकिन आपको 3 हफ्ते के लिए सिर्फ ट्रायल है। तो ठीक है आप बताइए, मैं करूँगा। मैंने उनको पूरी तरतीब समझाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सैलड है, और फिर स्टीम सैलड है, उसके साथ ये गोश्त खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, कम खाना है, और पूरी तरतीब जो ये सब मैंने उनको बताई। फिर मैंने उनसे कहा कि कभी कभी बहुत से मरीज़ों के साथ सीरियस होना पड़ता है, ईजी लेते हैं बहुत से मरीज़। तो मैंने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ चाहिए, लेकिन मुझे हर खाने की तस्वीर चाहिए आपने जो खाए, और 1 हफ्ते, आप 3 हफ्ते के बाद, यानी कि आप 1 हफ्ते के बाद मुझे मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, फिर 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, और मुझे आपकी तस्वीरें भी चाहिए, और आप ये 4 टाइम अपने ब्लड शुगर को यानी चेक करेंगे, उसकी रीडिंग मुझे चाहिए। और मुझे आपकी जो आपने ये जो खाना खाएंगे ना, तो उसकी मुझे आपका हाथ रख कर तस्वीर चाहिए। बहुत से लोग डाउनलोड करके मुझे दिखाते थे पहले, है ना, सैलड दिखा दी और डाउनलोड करके डॉक्टर साहब ये खा रहा। तो मैंने कहा आपका हाथ मुझे मालूम है, आप अंगूठी वाली पहनते, ठीक है। तो मैंने उनके ऐसे करके फिर माशाल्लाह उन्होंने किया। अच्छा, जब उन्होंने शुरू में जो रीडिंग ली, तो कोई रीडिंग उनकी 300 से कम नहीं थी, 300 या 400 के बीच में थी, तो खुद परेशान हो गए देख के। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्ते के अंदर अंडर 200 हो गई उनकी शुगर, विदाउट एनी मेडिकेशन। माशाल्लाह अब उसको काफ़ी अर्सा हो गया इस बात को, माशाल्लाह ही इज़ फाइन विदाउट मेडिकेशन। लेकिन अब उनको पता चल गया कैसे खाने की तरतीब है। तो ये जो हमारा खाने का एक अंदाज़ है, ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रैटेजी है, और यही बेहतरीन है। ये कोई हम परहेजी खाना थोड़ी खा रहे हैं, एक्चुअली खाना यही है हमारा। ऐसा सब जो कन्वेंशनल ईटिंग बिहेवियर है हम लोगों का, हम सोचते हैं कि हम बेसिकली खाने का ही। और देखें कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं यार डॉक्टर साहब नेमत है आप बंद कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ नेमतें सर आपकी खुलने वाली हैं अभी, हम तो रोटी चावल उसी गिर्द गिर्द घूम रहे हैं। अल्लाह की इतनी सारी चीज़ें महरूम है उस चीज़ से, ये सब चीज़ें एंजॉय करिए, सब चीज़ें खाइए, सब फ़ायदा होगा। तो एक चीज़ खाने के मुतालिक मैंने आपको बता दी। दूसरे अब ये है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग बता दी कि थोड़ा गैप करके खाएं। अच्छा, तीसरी चीज़ बस ये एक रूल कि चलिए खाने की तो बहुत बातें करें, अब दूसरी वरना लंबा डिस्कशन हो जाए। तो अब थोड़े से आप ये करें नींद के बारे में। नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको अक्सर लोग कम अहमियत देते हैं। यानी लोग एक्सरसाइज को भी अहमियत बहुत से देते हैं, यानी खाने का वाइटामिन भी खाएंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन नींद कम से कम ज़रूरी, इतनी ज़रूरी चीज़ जितना खाना या एक्सरसाइज है। क्योंकि आपकी जो पूरे मसल की रिकवरी होती है वो ज़्यादातर सोते वक्त होती है। तो नींद के लिए मैं आपको 3 चीज़ें आपके साथ अर्ज कर दूं कि नींद में जो है टाइमिंग ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। टाइमिंग ये तो बेहतर है कि जल्दी आदमी सोए। देखिए बेहतर यह है कि 3 से 4 घंटे के अंदर सूरज छिपने के अंदर सो जाना चाहिए, क्योंकि हार्मोन होता है मेलाटोनिन, उसको कहते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कैरिंग हार्मोन है। तो वो हमारे यानी पीनियल ग्लैंड है ब्रेन में, उससे सेक्रेट होता है। ये लाइट सेंसिटिव हार्मोन है, जैसे लाइट डिम होती है एक बॉडी के सर्केडियन रिदम में। देखिए आजकल का जो हमारा तरीका रहने का उससे सर्केडियन रिदम चेंज हो गई। नॉर्मल ये था कि 6 बजे पर सूरज छिपना शुरू हो जाता था, यानी 6-7 मगरिब के टाइम में। उसके बाद इशा की नमाज के बाद तक हमने 3-4 घंटे उसको मिलते थे बगैर सूरज के, फिर धीरे धीरे करके फेड आउट। उसके बाद में सोने के इशा के बाद लोग सो जाते थे। एक नॉर्मल सर्केडियन रिदम ये है, वो जल्दी सुबह उठ जाते थे। लेकिन अभी चूंकि लाइटें जलती रहती हैं उन लोगों के दिन है उनके लिए, ठीक है। तो ये बेहतर ये कि उस सर्केडियन रिदम को, चाहे हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट है सन की जगह, लेकिन अगर हम उसको
उसी सर्केडियन रिदम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, हमारे जिस्म के लिए सबसे अच्छा है। तो इस हिसाब से हमें 4 घंटे के अंदर मगरिब के यानी सो जाना चाहिए, क्योंकि मेलाटोनिन का हार्मोन पूरे यानी शुरू हो जाता है 4 घंटे के लिए करीब हमारा रहता है, जिससे कि हमारी पीक परफॉर्मेंस जो यानी कि जो हीलिंग है वो होती है हमारी 4 से 5 घंटे तक होती है। तो अगर हम जल्दी सोएं तो हमें पूरी 100% हमें हीलिंग, रिपेयरमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन, मसल रिकवरी मिलेगी, एज अपोज टू अगर हम लेट सो रहे हैं, क्योंकि फिर उसमें कमी आ जाएगी। अच्छा, ब्रेक डाउन सेल्स का तो 24 घंटे मैंने अर्ज किया होता रहता है, तो सेल्स तो टूटते रहेंगे लेकिन उसकी रिकवरी कम हो जाएगी, तो हम जल्दी फिर एजिंग होगी, बीमारियां होंगी तो देर में ठीक होंगी, इस तरह की चीज़ें। तो रात में सोने में अच्छा जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है, मेलाटोनिन पूरी मिले और हम लोग जल्दी सो रहे हैं, तो एक साइटोकिन्स जो मैंने पहले अर्ज किया था, ये एंटी इंफ्लेमेटरी चीज़ें से इन्फ्लेमेशन बॉडी की मेंटेन होती है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। दूसरे, नींद पूरी अगर हो जाए, क्वांटिटी वाइज यानी 7 घंटे 8 घंटे और जल्दी खास तौर से हो, एक क्वालिटी हो जाए, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड स्लो वेव मूवमेंट स्लीप, ये दोनों चीज़ अच्छी हैं। अगर ये हो रही है तो हमारा स्टडी ये कहती है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हार्मोन है मसल का, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बात समझिए, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ मर्दों के लिए जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत लेडीज़ के लिए भी जरूर होता है मसल को मेंटेन करने के लिए। तो जब जल्दी ये सोएंगे तो इससे इसका फ़ायदा होगा। तो इससे एक और हार्मोन होता है ग्रेलिन, इसको बोलते हैं, ये हंगर हार्मोन होता है। जो लोग देर में सोते हैं या नींद पूरी नहीं करते, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा भूखे रहेंगे, यानी ऐसे भूख भी नहीं होगी तो वो भी टॉक्सिक हंगर होगी, हम खाते रहेंगे खाना, और कितना खाएंगे पता नहीं है, क्योंकि सैराइडी सेंटर एक्टिवेट नहीं होगी, हमारा लेप्टिन भी हार्मोन कम होगा। दूसरे से क्या होगा कि इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा भी खाना खाएंगे इंसुलिन स्पाइक, ये नींद की कमी की वजह से। इतनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ नींद की कमी की वजह से होती है। और एक स्टडी है इसके हिसाब से, इस वक्त मैं आपको अमेरिका की स्टडी बताता हूँ, ये जो यंग लोग हैं इस वक्त, ये भी इनको भी काफ़ी स्लीप डेप्रिवेशन है, कम सो रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे पास ये गैजेट्स हैं, मोबाइल और इस तरह की चीज़ें, और एक कमर बंद करके अपने उस पर लगे बैठ जाते हैं मोबाइल के ऊपर, तो पता नहीं चलता आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, और फिर सुबह तो उठना पड़ता है कॉलेज के लिए। तो स्लीप डेप्रिवेशन है, स्कूल की परफॉर्मेंस में ख़राबी आ रही है। मेरे पास बच्चों को लेकर आती हैं मैंने कॉलेज गोर्स को, स्कूल गोर्स को, कि इनकी परफॉर्मेंस, इनकी शिकायतें आ रही हैं। तो मैं कहता हूँ वो कहते हैं कि दिमाग के लिए कुछ दो, इनके ग्रेस्पिंग पावर ब्रेन की कम हो गई है। तो एक छोटे से मुझे लगता है कि इनके आप बस ये मोबाइल से ले ली, ये लेना तो ज़रा मुश्किल काम है इस वक्त। मैं कहता हूँ आप एक रूल बनाइए घर में कि 6-7 बजे सारे मोबाइल एक जगह जमा हो जाएं, दैट्स इट। उसके बाद ये बच्चे टाइम पर सोएंगे, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम मेंटल, इनकी कैपेसिटी में कोई कमी नहीं आई है, ये इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। ये नींद पूरी नहीं हो रही है तो इस वजह से परफॉर्मेंस में इनकी कमी आ रही है। दूसरी, जो इतनी देर तक जो वीडियो देख रहे हैं या जो भी कुछ देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, तो फिर हर किसी का एक रिपरकशन होता है ना, तो उसके बारे में फिर थाट्स हैं और पता नहीं क्या क्या उसका फॉलोअप्स है, इसमें हमारी मेमोरी जाती है, माइंड जाता है, टेंशन जाता है, ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं हमारी। तो जल्दी सोना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तीसरी बात ये, जैसे मैंने अर्ज किया, ये मेलाटोनिन हार्मोन लाइट सेंसिटिव हार्मोन है। तो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर पर हैं, ये लाइट्स भी टर्न ऑन है, मेलाटोनिन का सेक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो ये होता है जबकि बिल्कुल डार्क है। तो ये क्वालिटी ऑफ स्लीप मैंने अर्ज किया वो उस वक्त होती है कि जब सारी लाइट बंद हो, इसलिए लाइट्स को बिल्कुल बंद कर लें सोते वक्त। और ये नाइट लैम्प की शक्ल में कुछ चीज़ जलाते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है ना, और कहीं और जल रहा हो तो ज़्यादा अच्छा। और मोबाइल को बिल्कुल बंद करके अलग रख कर सोएं, तो जल्दी सोएं और नींद को पूरा करें। हो सके तो एक नैप ले लें, इसको पावर नैप भी बोलते हैं, कहलूला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुन्नत है, यानी कि दोपहर में कभी ले लें, उसका भी बहुत फ़ायदा है, चार्जर पूरी बॉडी हो जाती है। और दूसरे देखिए इसके बारे में भी हदीस कि रात को सोने से पहले चराग को जल के सो, बल्कि इसके बारे में हदीस है जल्दी सोने के बारे में, इशा की नमाज के बाद कोई मजलिस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो एक बिल्कुल एक पैकेज की शक्ल में चीज़ें मिल गई हैं, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको हम लोग फॉलो करें इंशाल्लाह। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज में आपसे अर्ज करता हूँ कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो, है ना। पहले लोग अगर एक्सरसाइज यानी जो इस तरह की एक्सरसाइज हम जो करते हैं, इसकी ये वाली शक्ल चाहे ना हो पहले, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, चलते ही इतना थे, कोई कारें और बाइक से इस तरह की चीज़ें थी तो उनको तो चल नहीं होता था। एंड वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, इज़ मोस्ट सस्टेनेबल एक्सरसाइज। हर आदमी कर सकता है, हर वक्त कर सकता है, हर जगह कर सकता है अपने हिसाब से। बहुत से लोग कहते हैं कब करूँ मैं वॉकिंग, तो वॉकिंग का या कोई भी एक्सरसाइज का कभी भी करना ना करने से बेहतर है, कभी भी करें ना करने से बेहतर है। हाँ, सबसे अच्छा टाइम सुबह का,
लेकिन ना करने से पहले कभी भी कर लें आप कुछ ना कुछ ज़रूर, और एक्सरसाइज करें। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि पीक परफॉर्मेंस एक्सरसाइज होती हैं, है ना, उसको कर लें। अभी डिपेंड करेगा ना इंसान का, यानी लोगों का टारगेट क्या है। बहुत से लोग मसल बिल्डअप करना है, उसका पीक परफॉर्मेंस एक्सरसाइज अच्छी होती है। कोई सिंपल जो डायबिटीज़ है, हार्ट की कंडीशन कहते हैं, वॉकिंग शुरू करो, शुरू 20 मिनट से शुरू करो, 30 मिनट 40 मिनट इस तरह से शुरू करो, एक थोड़ा सा स्टेमिना बिल्डअप हो जाए, ब्रिस्क वॉकिंग करो, है ना। एक पीक परफॉर्मेंस एक्सरसाइज जो है ये जो है ना डायबिटीज़ और हार्ट कंडीशन वालों के लिए भी है, लेकिन एक थोड़ा जब उनको थोड़ा सा स्टैमिना एंड्योरेंस बिल्डअप हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। 3 मिनट वॉक करें, रेगुलर वॉकिंग, उसके बाद 5 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज़, यानी ब्रिस्क वॉकिंग आप दौड़ नहीं रहे लेकिन आप वॉक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तेज़। अच्छा, उसके बाद फिर आधा मिनट के लिए आप एक्टिव रेस्ट है, वो क्या है कि आप वॉकिंग करें, खाली जो रेगुलर वॉकिंग है, लेकिन बट यू आर नॉट स्टॉप नहीं करें, आप वॉकिंग करें। उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉकिंग करें। उसके बाद फिर आधे मिनट के लिए एक्टिव रेस्ट है, यानी कि वॉकिंग करें रेगुलर, फिर आप 5 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉकिंग, उसके बाद 3 मिनट्स के लिए आप रेगुलर वॉकिंग करके छोड़ दें। तो मैंने आपको क्या बताया, 3 मिनट शुरू में रेगुलर वॉकिंग, ये आपका वार्म अप हो गया। बाद में भी 3 मिनट के लिए आपको, यानी कि रेगुलर वॉकिंग, ये आपका कूल डाउन हो गया। इसके बीच में 3 सेट 5-5 मिनट के ब्रिस्क वॉकिंग के थे, और आधा मिनट के 2 सेट जो है ना थे एक्टिव रेस्ट का। ये इसके पीक परफॉर्मेंस एक्सरसाइज है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक एक्सरसाइज और है, 3-4 मिनट की एक्सरसाइज है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको आप ऑफिस में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, यानी कि 3-4 मिनट लगते हैं उसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर एक्सरसाइज। आप उसको गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर एक्सरसाइज। 3-4 मिनट लगते हैं, उसको आप करिए, उसको इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यह है। बाकी ये मैंने एक जनरल एवरेज आपको प्रोग्राम आपके सामने अर्ज किया। अब हर किसी कंडीशन अलग हो सकती है, उसके लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन हो सकता है, यानी और किसी को ज़्यादा किसी को कम, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग कर लें। फल ज़रूर खाएं, लेकिन जूस को मैं हमेशा मना करता हूँ। ख़ास तौर से जो है बहुत से लोग जूस पी रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जूस पीते हैं और अच्छा हेल्दी समझ के पीते हैं। नथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट ओकेजनली, लेकिन रोज़ाना उसको पियेंगे तो उससे नुकसान क्या होता है, जूस में बहुत ज़्यादा शुगर जाती है। शुगर इज़ शुगर, ठीक है। अच्छा, आप बहुत से कहेंगे नहीं, बहुत से तो जूस फास्टिंग करते हैं, बहुत से ये करते हैं इस प्रोग्राम। देखिए, जब वो अगर बहुत से फलों की फास्टिंग कर रहे हैं, एक प्रोग्राम ऐसा फ्रूट्स के जरिए डिटॉक्स है, तो वो और कुछ नहीं खा रहे हैं ना, कैलोरीज कहीं और से मिल नहीं रही, तो उनकी टोटल इंटेक कम हो गया, तो ठीक है, उनके लिए काम कर जाएगा। लेकिन हम अपना खाना भी बंद नहीं कर रहे, सारी चीज़ें वही, तो फिर उसके साथ जूस भी नहीं जाने, और जूस में एक साथ बहुत सारे कैलोरीज पहुँचती है। मैं आपको एक जल्दी से क्विक आपको बताता हूँ। एक जगह मेरे लेक्चर था डॉक्टर से सारे, तो मैं अपने साथ एक जूसर लेके गया, सिर्फ समझाने के लिए, प्रैक्टिकल डेमो, और ऑर्गेनिक एप्पल्स लेके गया, और फिर मैंने सबके सामने जूस बनाया। अब देखिए मेरा ग्लास है, वो सॉरी यानी है वहाँ पर एक थोड़ा सा मीडियम साइज ग्लास है, छोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, एवरेज साइज। तो उसमें 7 करीब सेब लगे, मीडियम साइज सेब, उसको मैंने जूस बनाया। फिर वहाँ जो क्लीनिंग बॉय था उसको पिलाया मैंने, उसने 1 मिनट के अंदर जूस पी लिया। मैंने उससे पूछा तुम 7 सेब खा सकते हो, तो उसने कहा नहीं। मैं कितने खाओगे, उसने कहा 1 या 2 खाऊंगा। तो मैंने कहा तुमने 7 सेब की अगर अभी इसी वक्त शुगर अपने जिस्म में पहुंचा दी है ना। तो हम ये तो देखते हैं ऑर्गेनिक एप्पल्स हैं, ये ताज़ा जूस है, ये सब जो, लेकिन ये नहीं सोचते कि शुगर तो शुगर है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया 1 टीस्पून, उसके अलावा जितनी भी जाएगी फिर इंसुलिन एक्टिवेट होगी, या तो स्टोर करेगी आपको, या फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए हम फल खाइए और ज़्यादा फल भी नहीं खाइए। ऐसे कॉकटेल पूरी फ्रूट सैलड लेके बैठे होते हैं लोग, ऐसे भी नहीं। एक टाइम में 1 फल खाइए, फिर खाने 4 घंटे के बाद खाइए। इस तरह अनार इज़ द बेस्ट फ्रूट, इस तरह बाकी खजूर भी खा सकते हैं। देखिए 7 खजूर जैसे मैंने अर्ज किया खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 7 खजूर सुबह सुन्नत के लिए खा रहे हैं, फिर जैम बटर ऑमलेट पराठा ये खा रहे हैं। इट इज़ टू मच, इस सुन्नत को भी ख़राब करेंगे और फ़ायदा भी नहीं होता, फिर नुकसान होता है। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज करूँ, बहुत से लोग अक्सर मुझे मालूम करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब वो फलाना चीज़ के बारे में क्या ख्याल है, आजकल उसके बारे में बड़ा सुना है, बहुत फ़ायदा करिए। कोई कह रहा है कि इंजीर को हम उसमें मिला के खाते हैं ऑलिव ऑयल के अंदर, है ना, कोई कुछ। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यानी इनको तो हम इनकार ही नहीं कर सकते इनके लिए, लेकिन लोग कहते हैं हमें डॉक्टर साहब फ़ायदा नहीं हो रहा। वजह क्या है कि हम ऐड करते जाते हैं चीज़ों को, हमको डिलीट नहीं करें चीज़ों का। तो जब तक डिलीट नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है इसका बहुत ख्याल रखना है। बिल्कुल लो प्रोफाइल ईटिंग हैबिट्स आपकी हो जाएं, उसके साथ जो कुछ खाएंगे इंशाल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे और शिफा दे, और कुरान और सदक़े का यानी उसकी पाबंदी करिए। और आपसे दरख्वास्त